बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? FAR 1। लेक्चर नंबर 3। बच्चों, रजिस्टर पर लेक्चर नंबर ज़रूर लिखना है और ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी डेली बेसिस पर जब लेक्चर सुनना है तो लेक्चर नंबर ज़रूर रजिस्टर पे लिखें। सेल्स वाले पेज पर आ जाएं, जो मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, सेल्स का पेज। सेल्स जी बच्चों, अगर कैश परचेज होगी तो कैश सेल्स भी होंगी, और अगर क्रेडिट परचेजेस होंगी तो क्रेडिट सेल्स भी होंगी। अब जरा सोचें, कैश सेल्स का क्या मतलब हो सकता है? हमने कस्टमर को गुड्स दी और उसकी जो प्राइस हमने रिसीव की है वो कैश की शक्ल में रिसीव की है, या फिर हमें क्या मिला? बैंक मिला। क्या मिला? बैंक मिला। तो कैश सेल्स में बिजनेस गुड्स कस्टमर को दे देगा और रिसीव करेगा, बताइए, कैश स्लैश बोलिए बैंक स्लैश स्लैश बैंक, या कैश होगा या बैंक होगा। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि हम अपने कस्टमर्स को उधार पर सेल्स करें, यानी उसे गुड्स दे दें और उससे प्रॉमिस ले लें। किस चीज का प्रॉमिस? कि बिजनेस रिसीव करेगा फ्यूचर में उस पर्सनैलिटी से पैसे। कल जब क्रेडिट परचेजेस सिखाई तो प्रॉमिस देकर आया था, वर्ड्स ऑफ माउथ दिए थे कि यार 30 डेज में मैं पे कर दूंगा। आज प्रॉमिस ले रहा हूं कि 30 डेज में बिजनेस अमाउंट रिसीव कर लेगा। प्रॉमिस देने वाला कौन है इसका नहीं सोचना, हम प्रॉमिस ले रही हैं और फ्यूचर में हम उस पर्सन से पैसे कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। अब गौर से सुनिएगा, उधार से परचेज करूं, उधार पर परचेज करूं तो क्रेडिटर, तो उधार पर सेल करूं तो डेटर। क्या कहूंगा? डेटर। इसमें बी साइलेंट है बेटा, डेटर। लिखिए, डेटर इज अ पर्सन, डेटर इज अ पर्सन to whom goods are sold, to whom goods are sold on credit, to whom goods are sold, बोलिए, on credit। क्लियर है? अब गौर से सुने, a person from whom goods are purchased on credit, creditor। person to whom goods are sold on credit, ये कौन है? ये डेटर है। ये कौन है? डेटर है। इससे फ्यूचर में बेनिफिट आएगा, तो ये एसेट है या लायबिलिटी? एसेट है। इधर फोकस करें। क्रेडिटर को फ्यूचर में पेमेंट जाएगी तो ये मेरी एक लायबिलिटी है। जहां
नुकसान होना है फ्यूचर में वो मेरी, जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलना है वो मेरा एसेट है। यहां तक क्लियर है? अच्छा बच्चों, अब सेल्स का रिवर्स क्या था मेरे दोस्तों? सेल्स रिटर्न। मेरी एक नसीहत याद रखना, ये 3-4 साल जिंदगी के दे दो, अगले इंशाल्लाह 40-50 साल आपके sukoon.com में चले जाएंगे। थोड़ी सी पाबंदी कर लो बस, फिर यकीन करें बड़ी ही आफियत वाली, इंशाल्लाह सलामती वाली और लोगों को भी देने वाली जिंदगी होगी तुम्हारी। ठीक है, कहीं ब्रेक नहीं करना, मोटिवेटेड रहना है, डेडिकेटेड रहना है। यार हमने तो सीए करके ही अब फारिग होना है इंशाल्लाह। ठीक है, शाबाश। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब कस्टमर को बुक दी, थोड़ी देर के बाद कस्टमर वापस आ गया। कल भी शायद बताया था ना, कबर की पहली रात। वो कहता है भाई बुक अपनी रखो। मैंने बुक ली, उसको कैश दे दिया। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें चेक दिया था। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मैंने उसे बैंक दे दिया। इसका मतलब जिस शक्ल में सेल होगी, रिटर्न की भी वही शक्ल होगी। तो सेल रिटर्न के केस में बिजनेस गुड्स रिसीव बैक कर लेगा, या तो कैश दे देगा या फिर बैंक दे देगा अपने कस्टमर को। सामने वाला कस्टमर भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट का बच्चा या बच्ची है। बुक बिजनेस ने ले लिया, वो खड़ा हुआ है। हमने कहा भाई क्या है? कहते हैं दे दूं पैसे। भाई पैसे दे दो। उधार पर खरीदी थी उसने, नहीं। कहता चेक दे दो, चलो दे दो। नहीं, क्या कहूंगा? छोटू। अब मेरा छोटू आ जाएगा और क्या कहूंगा? सर क्या नाम रजिस्टर से काट दो। अब ये हमारे डेटर नहीं है। तो सेल रिटर्न में वही काम करते हैं जो ओरिजिनल शक्ल में किया। जब उसको उधार पर सेल की तो रजिस्टर में उसका नाम लिखा, आगे अमाउंट लिखी, जितनी वैल्यू की चीजें वापस आ गई उतनी वैल्यू से उसे रजिस्टर से हट कर देंगे। तो यहां कौन इन्वॉल्व होगा? डेटर, और उसे हम अपनी लिस्ट से क्रॉस कर देंगे। यहां तक क्लियर है? yes, अच्छा, अब आ जाए लायबिलिटी वाले पेज पर। लायबिलिटी का पेज, लायबिलिटी का पेज। लायबिलिटी क्या होती है? गुड गुड, शाबाश बच्चे सारे अच्छे हो, बस बिगड़ना नहीं है, ऐसे ही आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। लायबिलिटी कितनी तरह की थी? 2 तरह। अगर एसेट 2 तरह के तो लायबिलिटी भी, एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक, बना लीजिए 2 विंग्स। एक बोलिए नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरी करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या नाम है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो फिर करंट लायबिलिटी का नाम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। नाम बता रहे हैं नॉन करंट लायबिलिटी,
तो इसका मतलब इसकी ड्यू डेट कब आएगी? 1 साल के बाद। तो इसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है। ये ऑब्लिगेशन हमें पे तो करनी पड़ेगी, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल के बाद। और अगर हमें कोई लायबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है या एग्जैक्ट 1 ईयर में पे करनी है, तो इसे क्या कहेंगे? करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। आप सुनिएगा, अगर मैंने एमसीबी से लोन लिया है, मेरे बिजनेस ने 3 साल के लिए, 3 साल के लिए मैंने एमसीबी से लोन ले लिया, तो कब पे करूंगा? 3 साल के बाद। तो लाइफ कितनी बनी? मोर देन 1 ईयर। तो फिर इसका मतलब यहां लिख लीजिए, लोन फ्रॉम बेटा बातें नहीं, एमसीबी फॉर 3 years। लोन फ्रॉम एमसीबी फॉर 3 years। अच्छा, अगली बात सुने, अगर सिंपल लोन लिखा हुआ होगा और आगे ईयर्स नहीं होंगे, उसका मतलब भी क्या होगा? नॉन करंट लायबिलिटी। यानी लोन कहीं साइलेंट लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब यही होता है कि ये हमें पे करना पड़ेगा कई साल के बाद। उसकी ड्यू डेट 1 साल के बाद आएगी। अच्छा, यहां एक और लिखिए, लोन फ्रॉम अली फॉर 2 years। क्या बोला? लोन फ्रॉम अली फॉर 2 years। लोन फ्रॉम अली फॉर, बोलिए, 2 years। समझाना ये था, चाहे किसी बैंक से लें, चाहे किसी पर्सन से लें, अगर लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है। क्लियर? अब इधर आ जाए करंट लायबिलिटी में। लोन फ्रॉम HBL फॉर 1 ईयर। अब लाइफ कितनी है? तो कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। लोन फ्रॉम असलम फॉर, बोले, 1 ईयर। कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर कितने दिनों में नॉर्मली पे करना होता है? विद इन 1 ईयर। इसलिए कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। अगर कहीं से अचानक तुम्हें मैसेज आए कि 1,000 रुपए का तुम्हें लोड मिला है और जेन्युइन मिला है, चेक करो बैलेंस तो वाकई 1,000 रुपए हो, कितनी खुशी होती है? होती है? नहीं होती? होती है ना? नहीं, वापस नहीं, उसने इनाम दिया आपको, यार ये तुम रख लो, गैब की तरफ से आया। ऐसे ही हमें जब नया मार्कर मिले ना, ऐसा यकीन करो इतनी खुशी होती है। इतना अच्छा मार्कर लिख रहा हूं ना, एक दिल को खुशी होती है, यार आज तो लॉटरी निकाल आई है। ठीक है, चलो मेरे दोस्तों, लोन फ्रॉम HBL फॉर 1 ईयर, लोन फ्रॉम असलम फॉर 1 ईयर। क्रेडिटर, क्रेडिटर एक लायबिलिटी और डेटर एक एसेट होता है। अब सुनिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या बोलूंगा? बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका दूसरा नाम है बैंक ओवरड्रॉन। दूसरा नाम क्या है? बैंक, बोले, ओवरड्रॉन। अब मैं ये कॉन्सेप्ट आपको देने लगा हूं, किस चीज का? समझिएगा बात को।
बिजनेस के पैसे कहाँ मौजूद हैं? बैंक में मौजूद है। बिजनेस के पैसे कहाँ मौजूद हैं? बैंक में मौजूद है। मैं अज्यूम कर रहा हूं मेरे बच्चों कि बिजनेस के पैसे जो बैंक में मौजूद हैं वो हैं 40,000। कितने हैं? कह सकता हूं ये बैंक बैलेंस है। भाई क्या कह सकता हूं? बैंक बैलेंस। बैलेंस मीन कि इतनी अमाउंट मौजूद है। ठीक है, आपने किसी पार्टी को चेक दिया 30,000 का। आपने किसी पार्टी को चेक दे दिया, कितने का? 30,000 का दे दिया। तो कह सकता हूं चेक इशूड। किसी पार्टी को चेक दिया जाए तो क्या बोला करेंगे? चेक इशूड। और किसी पार्टी से चेक लेंगे तो क्या बोलेंगे? चेक रिसीव्ड। चेक इशूड का मतलब हमने किसी पार्टी को चेक दिया। अब वो पार्टी उस चेक को हवा में तो नहीं उड़ाएगी, कहां जाएगी? बैंक। और बैंक में प्रेजेंट करेगी। क्या करेगी? प्रेजेंट करेगी कि भाई ये चेक दिया था अंसारी साहब ने, इसके बदले पैसे दे दो। लेट्स से कि मैंने चेक दिया 30,000 का, तो शाम को जब मुझे बैंक का ऑफिसर बताएगा तो कहेगा मिस्टर अंसारी तुम्हारे बैंक बैलेंस में 10,000 मौजूद हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लियर है? अब दूसरी तरफ ध्यान से सुनना। बैंक बैलेंस था 40,000 का। कितने का? 40,000 का। मैंने इन भाई को किसी रीजन की वजह से चेक दे दिया। ये मेरे क्रेडिटर थे और चेक दिया मैंने 41,000 का। कितने का? 41,000 का। और बैंक है HBL। क्या है? HBL। और पिछले 15 साल से मैं इनके साथ बिजनेस कर रहा हूं। कितने साल से? 15 साल से मैं इनके साथ बिजनेस कर रहा हूं। अब क्या हुआ? अब मौजूद कितने हैं मेरे बैंक में? चेक दे दिया। अब बैंक ने, ऑफिसर ने जब कंप्यूटर देखा तो उसने कहा ओहो अमाउंट है कम और चेक आया ज्यादा। लेकिन क्योंकि पिछले 15 साल से एक बिजनेस रिलेशनशिप है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो मुझे कॉल करेगा, यार 1,000 रुपए कम है, मैं बैंक के पैसों में से इन कर रहा हूं, तुम कल परसों तक पेमेंट कर देना। कितने की? 1,000 रुपए की। अब ये तो मैंने आसान लफ्जों में समझाया। हकीकत में क्या होता है, जो बिजनेसेस बैंक्स के साथ पुराना डील कर रहे होते हैं उन्हें एक फैसिलिटी दी जाती है। क्या दी जाती है? फैसिलिटी दी जाती है। और उस फैसिलिटी में क्या होता है कि कभी अगर ऐसा वक्त आया तो बैंक आपकी सपोर्ट में खड़ा होगा, और कोई भी इस तरह का चेक आया तो बैंक पेमेंट कर देगा। बैंक पेमेंट कर देगा। और आपका बैलेंस पॉजिटिव होने के बजाय उस दिन शाम 1,000 से बोले नेगेटिव हो जाएगा। 1,000 से नेगेटिव हो जाएगा। यहां और से सुनिएगा, यहां बिजनेस के पैसे HBL में मौजूद हैं। पक्का? यहां बिजनेस ने HBL के 1,000 रुपए देने हैं। बिजनेस ने HBL के बोले 1,000 रुपए देने हैं। यहां बिजनेस ने HBL से पैसे लेने हैं, तो ये तो है 61। और यहां बिजनेस ने आने वाले कुछ दिनों में HBL के 1,000 रुपए देने हैं, तो ये बन गई लायबिलिटी। इसको कहते हैं कैश एट बैंक, और इसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, और इसका दूसरा नाम होता है बैंक ओवरड्रॉन, के बैंक से ज्यादा ड्रॉ कर लिया, ओवरड्रॉ कर लिया। क्लियर है? कोई कॉन्सेप्ट में मसला है तो पूछ लो। इसी तरह कॉपी करें। जैसे रजिस्टर पे कहता हूं ना बोर्ड पे, वैसे ही रजिस्टर पे लिखेंगे, कभी आउट नहीं होगा इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट। शाबाश, वेरी गुड। अभी मैंने इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया नहीं है, वक्त आएगा तो सिखाऊंगा। जी जी, फ्रेश पेज पे लिखें।
भाई जितना खुला लिखेंगे ना, सुन ले, उतने पेजेस तो ज्यादा लगेंगे, लेकिन जैसे सुन ले, जैसे जैसे अकाउंटिंग आगे जाएगी इनसे रिलेटेड मजीद पॉइंट आएंगे। जैसे अभी बच्चे ने कहा इंटरेस्ट, अभी नहीं बताऊंगा, जब वक्त आएगा तो बताऊंगा। फिर मैं आपको कहूंगा यार ये वाला पेज ओपन कर लो, और यहीं पर हम उसकी स्टोरी लिखेंगे। एचपीएल लिखवाने की कोई खास रीजन? नहीं नहीं, एमसीबी लिखे हैं। असल में ये छोटा सा बैंक है ना, तो जबान पे जल्दी आ जाता है। एचपीएल हो गया, एमसीबी हो गया। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं टीच करूंगा स्लोली, लेकिन आप राइट करेंगे फास्टली, फिर बैलेंस रहेगा। अगर मैं भी स्लो रहा और आप भी स्लो रहे तो फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो अपने आप को आदत बनाएं कि हमने तेज़ तेज़ कॉपी करना होता है। सर अपनी स्पीड ऐसे ही रखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हर एक को समझ आता रहे। जी बच्चों, हो गया कॉपी? अच्छा, हेडिंग बनाएं अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग का साल, अकाउंटिंग ईयर। तुम ना मुझे ना शेखों से पिटवाओगे और कुछ नहीं करोगे। एंड में ना तुम सबने साइड पे हो जाना, उन्होंने मुझे पकड़ लेना। आजा अंसारी यार। अकाउंटिंग ईयर, सुनिएगा बच्चों। आइडियल जो टाइम होता है वो साल का पहला दिन होता है, और कैलेंडर ईयर में साल का पहला दिन एक लेट से कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1/1/18 को, 1/1/18 को। अकाउंटिंग बनाने वाले कहते हैं, अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाले कहते हैं कि इस बिजनेस का 1 साल पूरा होगा 31/12/18 को, 1 साल पूरा होगा। वैसे आम हालत में आप ये भी कह सकते हैं 1/1/19 को पूरा होगा, लेकिन जो अकाउंटिंग में चलता है वो ये चलता है 31/12/18। अगर मैंने शॉप ओपन की 1/1/18 को, तो 1 साल का पूरा होगा 31/12/18। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर टेक्निकली बिजनेस स्टार्ट कब होता है? इसका जवाब ये है कि जिस दिन सीए ऑनर से कैपिटल रिसीव करता है उस दिन टेक्निकली बिजनेस स्टार्ट होता है। उससे पहले जो कुछ हो रहा होता है वो आइडिया स्टेज होती है या प्लानिंग स्टेज होती है। क्या होती है? आइडिया स्टेज या प्लानिंग स्टेज। यहां तक क्लियर? अब ये है साल का आखिरी दिन, शाम में शॉप क्लोज होगी। भाई शाम में शॉप क्लोज होगी, कल सुबह ओपन होगी। इसका मतलब नया साल फिर शुरू होगा 1/1, और ये कब एंड होगा? 31/12/19।
फिर यहां शॉप क्लोज होगी, फिर शुरू 1/1/20, आपका बैंड होगा 31/12/20। इस टेन्योर को कहते हैं अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर। ये अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट और ये अकाउंटिंग ईयर का एंड। ये अकाउंटिंग ईयर की ओपनिंग और ये अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग। यहां तक क्लियर? अब गौर से सुनना, पहले कैपिटल आएगा या पहले मैं गुड्स खरीदूंगा? कैपिटल आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, 1/1/18 को सुबह 7-8 बजे 9 बजे बिजनेस में कोई गुड्स है? गुड, शाबाश। नहीं है कि सर अभी तो हम वेट कर रहे हैं कि क्या आए, ऑनर आए और कैपिटल हमें रिसीव हो। पैसे आएंगे तो फिर मार्केट में खरीदारी करने जाएंगे। ओके, इसका मतलब 1/1/18 की अर्ली मॉर्निंग में कोई गुड्स नहीं है जिन्हें हम सेल कर सकें। यहां तक क्लियर? अब पैसे आ गए तो मैं पूरे साल क्या करता रहूंगा? गुड्स खरीदता रहूंगा और पूरे साल गुड्स बेचता रहूंगा। पहले साल का आखिरी दिन आएगा, शॉप क्लोज करके घर को जा रहा हूं, क्या शॉप में कुछ गुड्स होंगी? उन्हें कहेंगे अनसोल्ड गुड्स। उन्हें क्या कहेंगे? अनसोल्ड गुड्स। उसे कहते हैं स्टॉक। उसे कहते हैं स्टॉक। अब अगली बात उससे भी गौर तलब है, कल सुबह आके दोबारा शॉप ओपन करूंगा? करूंगा। वो गुड्स वहीं पड़ी होंगी? पड़ी होंगी। ये कौन सी डेट है? क्लोजिंग डेट। तो यहां जो गुड्स होंगी क्लोजिंग स्टॉक। ये कौन सी डेट है? ओपनिंग डेट। तो यहां जो गुड्स होंगी, और ये दोनों गुड्स सेम होंगी। ये दोनों गुड्स, क्योंकि दरमियान में से 5-7 घंटे का फर्क है और उस टेन्योर में शॉप ओपन नहीं हुई। तो कॉन्सेप्ट क्या बना? अकाउंटिंग ईयर के आखिरी दिन जो स्टॉक पड़ा होगा उसे कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और कल सुबह यही क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। अभी कॉपी ना करें, पहले समझा करें फिर कॉपी किया करें, क्योंकि खेल समझने का है, कॉपी से तो फायदा ही नहीं, वो तो बुक्स में भी लिखा हुआ। फिर ये ओपनिंग इस डेट को, दरमियान में 365 दिन है, चीजें आती रहेंगी और जाती रहेंगी। इसका मतलब यहां पर भी कोई क्लोजिंग स्टॉक होगा, लेकिन वो ये वाला नहीं होगा, वो कोई और होगा। लेट्स से कि मैं ये कहता हूं 2000 का था, तो ये ओपनिंग भी 2000। अच्छा जी, यहां ओपनिंग होगा क्लोजिंग होगा? क्लोजिंग स्टॉक। कोई फिगर बताओ? 10,000। ठीक है जी, 10,000 आ गया। तो फिर इस डेट को समझ आ रही है बात? अच्छा जी, और ये स्टोरी चलती रहेगी। फिर एक और बात सोच के बताओ। अच्छा, एक मजे की बात, जो मेरी बातों का जवाब देता रहेगा इंशाल्लाह काउंटिंग उस पे खुलती रहेगी, अल्लाह ने चाहा तो करेंगे मेरे अल्लाह की कोशिश मेरी और आपकी होगी। और जो कहेगा नहीं सर मैं तो सिर्फ मेट्रो पे सिंगिंग करता हूं या ऑरेंज ट्रेन पे करता हूं या फिर मैं वॉशरूम सिंगर हूं, ठीक है, तो फिर उसे यहां समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो चुप रहेगा। आपको पता है किसी चीज को समझने के कितने सोर्सेज होते हैं? 4। जबान से बोलना, आंख से देखना, कान से सुनना, दिमाग से सोचना। जो ये चारों सोर्सेज यूज करेगा इस तरह हो जाएगा इंशाल्लाह। छोटे से बच्चे को देखते हैं 3 साल का हाफिज कुरान होता है, समझ नहीं है, जबान से बार बार मदरसे में बोलते बोलते अल्लाह पूरा कुरान उसके सीने में उतार देते हैं। बोलना इतना ज़रूरी है। अच्छा, सुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि सुनने से भी असर होता है, बोलने से भी असर होता है, और जिस चीज़ को इंसान की आंख देखती है उस पर भी असर होता है। जो हरम गए में वो जानते हैं, हरम को जैसे ही देखें दिल की कैफियत बदलती है। क्यों? क्योंकि आंखें देख रही होती हैं अल्लाह के रहमतों को, अल्लाह के जलाल को, अल्लाह की ताकत को। इसलिए इन सारे सोर्सेज को क्लास में यूज़ किया करें, फिर इंशाल्लाह घर जाके आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, अल्लाह ने चाहा तो। अब ये बताएं, ओपनिंग डिपेंडेंट है क्लोजिंग पे या क्लोजिंग डिपेंडेंट है ओपनिंग पे?
तो हर क्लोजिंग अगले दिन सुबह को ओपनिंग बनेगा, और जो ओपनिंग है वो 1 साल के बाद क्लोजिंग नहीं बनेगा, वो क्लोजिंग कोई और होगा। क्लियर हो गया? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, यहां से कुछ पॉइंट जहन में रखने हैं। कह सकता हूं बिजनेस की जिंदगी का पहला साल, फिंगर देखा करें, पहले साल का पहला दिन और पहले साल के पहले दिन, बताएं जी, ओपनिंग स्टॉक होगा? नहीं होगा, जीरो होगा। वेल डन, वेल डन, वेल डन, शाबाश, गुड। कभी हो ही नहीं सकता। अब अगली बात सुने, एक और लॉजिक भी है। ये ओपनिंग पिछली रात का, ये ओपनिंग पिछली रात का, यहां तो पिछली रात में बिजनेस था ही नहीं, तो ओपनिंग आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर? अब 3 पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, ध्यान से लिखें, हेडिंग बनाएं। अकाउंटिंग ईयर एंड स्टॉक, अकाउंटिंग ईयर एंड स्टॉक, स्टॉक को भी यहीं कवर कर देते हैं, एंड स्टॉक। शुरू करवाऊं? ये कॉपी कर लिया? पहले ये कॉपी करें, फिर हम नीचे नोट्स लिखेंगे इसके। नहीं, ये नहीं अभी सोचना कि वो क्या था। वो तो ऐसे पैसे भी तो हो सकते हैं ना जो हमने डेटर से रिसीव किए, जो कस्टमर से रिसीव किए। आप ये कह सकती हैं इसमें कैपिटल वाली अमाउंट भी हो सकती है और मुख्तलिफ जगह से आए हुए पैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉपी जल्दी करना है भाई, कॉपी में टाइम नहीं लगाना। जी इसने दुकान खोली होगी अपनी, इस तरह के आप बता रहे हैं कि पहले दिन उसके पास स्टॉक होगा, वो जीरो होगा। जी, वो जिसने दुकान खोली है उसने पहले स्टॉक रखा होगा ना। नहीं, हम इसको दुकान खोलने को कह रहे हैं कारोबार का स्टार्ट होना, और कारोबार स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक उसके पास कैपिटल ना आए। इसका मतलब इस दिन सुबह 8-9 बजे क्या आएगा? कैपिटल, और परचेजिंग उसके बाद शुरू होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी बिजनेस की लाइफ का पहला साल होगा तो पहले साल के पहले दिन अर्ली मॉर्निंग कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। हाँ, इस दिन बाइंग हो सकती है। आप ये कह सकते हैं दोपहर 11 बजे गए और चीज़ें खरीद लाए, लेकिन खरीद के लेकर आए हैं, पिछला नहीं पड़ा हुआ था। तो खरीदना कुछ और होता है और पिछली चीज़, मसलन घर में हमने मीट फ्रीज किया हुआ है, ठीक है, आज हम मीट खरीद के लेकर आए, उसे भी फ्रीजर में रख दिया। दोनों मीट में फर्क क्या है? वो पिछला पड़ा हुआ है और ये अभी खरीदा है और अभी स्टोर किया है, ये फर्क है बेटा इसमें। मैं सिखाऊंगा बेटा, उसे बिजनेस ईयर नहीं कहते, उसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। थोड़ा सा वेट करें। जी जी जी, होगा इसका क्लोजिंग स्टॉक। असल में मैंने स्टॉप इसलिए कर दिया, इस तरह तो ये कहानी चलती रहेगी। कॉपी हो गया भाई? अब गौर से सुनिएगा। अपने इस दोस्त की बर्थडे है 1 अक्टूबर। इनकी बर्थडे कब है? 1 अक्टूबर। और ये कारोबार शुरू करने लगे। किसी ने कहा यार यकम रमज़ान को शुरू कर लो, किसी ने कहा यकम जिलहज को शुरू कर लो, यकम मुहर्रम को शुरू करो, यकम जनवरी को शुरू करो। कहते यार मेरी बर्थडे है 1 अक्टूबर, तो मैंने कारोबार भी शुरू करना है 1 अक्टूबर को। अब इसने कारोबार शुरू किया 1/10/18 को, ये इसके कारोबार की स्टार्टिंग डेट है। अब बताएं इसका साल कब पूरा होगा? 30/9/19। अकाउंटिंग में इसका साल ये पूरा होगा। फिर अगला दिन कब आएगा? 1/10/19। कब एंड होगा? 30/9/20।
फिर कब शुरू होगा? 1, 10, 20। कब एंड होगा? 30, 9, 21। जैसे ही इसने अपनी बर्थडे पे काम शुरू किया, इनको जिद लग गई, कहता लो मैंने भी कारोबार शुरू करना है अपनी बर्थडे पे, और इनकी है 1 अप्रैल। कब है? 1 अप्रैल। अब बताएं जी। 1, 4, 18, 31, 3, 19, 1, 4, 19, 31, 3, 20, 1, 4, 20, 31, 3, 21। क्लियर? अच्छा, गवर्नमेंट का साल शुरू होता है 1 जुलाई से। गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनका साल कब शुरू होता है? जितने डिपार्टमेंट उनके अंडर हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस उनके अंडर हैं, वो 1 जुलाई से। वो भी कर लेते हैं। 1, 7, 18 जी, 30, 6, 19, 1, 7, 19, 30, 6, 20, 1, 7, 20, 30, 6, 21। बना लिया करेंगे अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट भी और एंड भी। क्लियर है? अब सुने, लिखें जी स्टॉक एंड अकाउंटिंग ईयर में पॉइंट। on the opening date of business life, on the opening date of business life, बिजनेस की लाइफ के ओपनिंग डे में देयर विल बी, बोलें जी, नो ओपनिंग स्टॉक। देयर विल बी नो ओपनिंग स्टॉक। हमेशा अगर बिजनेस कमेंस हो रहा है तो उसके पहले दिन कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। आगे लिखें, इन एवरी सब्सिक्वेंट ईयर, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिक्वेंट ईयर? किसके बाद? अगले सालों में। इन एवरी सब्सिक्वेंट ईयर देयर मे बी some opening stock on the opening date, some opening stock on the opening date. आगे लिखें, नंबर 3, in any year of business life, in any year of business life, in any year of business life, there may be some stock on the closing date of accounting year, on the closing date of the accounting year. कुछ दिमाग में आया कि दोनों लाइंस में सर ने जरा डिफरेंटली लिखवाया है, क्यों? सुनो सुनो, स्टार्टिंग डेट में पहले साल को मैंने स्किप किया और कहा कि इस डेट पे कोई ओपनिंग सब्सिक्वेंट ईयर्स में होगा, हो सकता है। जबकि क्लोजिंग में मैंने पहले साल को भी नहीं छोड़ा, क्यों? क्योंकि उसने यहां पर आना है। 365 दिनों में परचेजिंग हो चुकी, आखिरी दिन कुछ बाकी रह जाएगा, तो वो क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो बिजनेस की लाइफ के किसी साल के आखिरी दिन क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, जबकि ओपनिंग स्टॉक पहले साल के पहले दिन नहीं होगा, बाकी ओपनिंग डेट्स पर हो सकता है। यहां तक क्लियर? यस सर। अब आए, लायबिलिटी हो गई थी। कौन से 2 पेज अभी भी? एक कैपिटल होगा और एक ड्राइंग्स होंगी, ये 4 है। ठीक है, आए भाई, ठीक है ठीक है, पहले आ जाए कैपिटल पर। भाई कैपिटल पर आ जाए। कैपिटल क्या होता है?
अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, या इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ओनर इनटू द बिजनेस। कुछ पूछना? नहीं, इसमें आपने ये अजम्पशन लेकर पूरा सीए करना है। सिर्फ सीए फाइनल में एक जगह आपको ये कहा जाएगा बिजनेस बंद होने लगा, वरना बिजनेस के लिए हम बोलते हैं कि इसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। क्या होती है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस। और एएफसी में टीचर ने सिखाया था परपेचुटी, चलते रहेगा। इसलिए ऑनर के लिए हम बोलते हैं, लिखना मत, ऑनर बिजनेस के लिए हम बोलते हैं कि बिजनेस चलता रहता है, कभी इसके ऑनर बदलते रहते हैं, कभी इसके कस्टमर बदलते रहते हैं, कभी इसके सप्लायर बदलते रहते हैं, कभी इसके एम्प्लॉइज बदलते रहते हैं, कभी मुल्क की गवर्नमेंट्स बदलती रहती हैं, कभी जनरल पब्लिक मर के चली जाती है, नई पब्लिक आ जाती है, बिजनेस मौजूद होता है, बिजनेस मौजूद होता है। इसलिए अक्सर बिजनेसेस की बिल्डिंग पे लिखा होता है सिंस 1948, सिंस 1960। इसका मतलब सदियां गुजर गई, बिजनेस मौजूद है, लोग तब्दील हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपनी पूरी अकाउंटिंग ये अज्यूम करके चलनी है कि बिजनेस चलता रहेगा। जब आप सीए फाइनल में जाएंगे तो रियल लाइफ में तो कुछ बिजनेस बंद भी होते हैं, भाई होते हैं ना, उसे कहते हैं शट डाउन होना। क्या होना? शट डाउन होना। फिर वो सीए फाइनल में सिखाएंगे कि अगर कोई बिजनेस शट डाउन हो के करीब होता है या वो बंद हो जाता है, फिर उसके अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं। लेकिन अभी ये बहुत दूर है। क्लियर भाई? अब सुने बच्चों जी। सर, ऐसी सिचुएशन जिसमें हम पहले से एक बिजनेस खड़ा है और हम उसे खरीद लेते हैं जी, क्या हम उसमें कह सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक मौजूद जी होगा, उसे कहते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर। और ये आप सीखेंगे सीए फाइनल में, जब आपको बिजनेस बाय करना सिखाया जाएगा। अभी हम क्या सिखा रहे हैं? बिजनेस स्टार्ट करना और उसे लेके चलना। ठीक है, जैसे मेरी यंग एज में पोल्का आइसक्रीम हुआ करती थी। जब वॉल्स आया तो उसने पोल्का को अक्वायर कर लिया, खरीद लिया। तो पोल्का की जितने गुड्स थी, जितनी आइसक्रीम थी, वो वॉल्स का स्टॉक बन गई। लेकिन एक्विजिशन मर्जर जो है, इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। कोई चीज? एक मिनट भाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी किसी साल की एंडिंग पर स्टॉक हो ही ना, नहीं, कोई हाँ कोई इशू नहीं है। तो फिर यहां पर क्लोजिंग नहीं होगा, तो फिर अगली सुबह, इसलिए वर्ड मैंने मे बी का यूज किया। ठीक है, और ज्यादा चांस होता है कि कुछ ना कुछ होता है। चलूं आगे? पूछने मुझे कोई जल्दी नहीं है। सुने भाई, कैपिटल क्या है? इन्वेस्टमेंट बाय द इन्वेस्टमेंट बाय द। कल इंशाल्लाह इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जितना आज करवा दिया इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। कल इंशाल्लाह यहीं से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।